खबर बहुत बड़ी है दोस्तों। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने कहा है कि वो लगातार कोशिश कर रहे थे ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनी को मौत के घाट उतारने के लिए। सही सुना आपने। और जो ताजा इंटरव्यू आया है उसमें उन्होंने इस बात की ओर भी इशारा किया है कि आने वाले दिनों में यह कोशिश जारी रहेगी, यानी कि अब भी एक असैसिन स्क्वाड ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनी के खिलाफ है। एक तरफ इसराइल यह बयान जारी कर रहा है और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप बिजनेस की बात कर रहे हैं। जी हां, व्हाइट हाउस कह रहा है कि आने वाले दिन मध्य पूर्व में शांति और स्थायित्व का नया दौर होगा। आप मुझे बताइए, अगर इसराइल उन्हें मौत की घाट उतार देता है तो कौन सा स्थायित्व, कौन सी शांति? यानी कि दाएं हाथ को नहीं पता बायां हाथ क्या कर रहा है। क्या इसराइल अमेरिका के काबू के बाहर हो रहा है? आखिर डोनाल्ड ट्रंप बिजनेस की बात कैसे कर सकते हैं? और सबसे बड़ी बात, अब वो ईरान के साथ बिजनेस की बात कर रहे हैं, जिस ईरान को आपने आतंकवादी देश बताया और अब भी मानते हैं, जिस ईरान को आप दुनिया के नक्शे से हटा देना चाहते थे, अब उस ईरान के बारे में आप कह रहे हैं कि हम उनके साथ बिजनेस करेंगे, हम उनकी मदद करेंगे, करोड़ों की मदद करेंगे। सबसे बड़ी बात, फोर्दो न्यूक्लियर साइट जिसे अमेरिका ने नेस्तनाबूद कर दिया था, अपना B-2 बॉम्बर गिरा दिया था, उसको लेकर अमेरिका मदद करना चाहता है। मैं मजाक कतई नहीं कर रहा हूं। अगर आप व्हाइट हाउस की बात सुनेंगे तो आप सिर पीट लेंगे। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं व्हाइट हाउस के इन बयानों की तरफ। कैरोलिन लीविट, जो कि व्हाइट हाउस की प्रवक्ता है, वो क्या कह रही हैं कि हम अब भी ईरान के साथ हमारे बहुत ही करीबी संपर्क बना हुआ है। यह कैसे होता है दोस्तों? ईरानी सुप्रीम लीडर ने एक जोरदार तमाचा मारने की बात कही अमेरिका को, और दूसरी तरफ अमेरिका यह दावा करता है कि उनके साथ करीबी रिश्ता बना हुआ है, करीबी ताल्लुकात बने हुए हैं, करीबी कांटेक्ट बना हुआ है। बात वहां नहीं रुकती। गौर कीजिए वो क्या कहती। वो आगे कहती हैं, मध्य पूर्व एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है शांति और स्थायित्व के। यह बात भी अपने आप में बहुत ही अटपटी लगती है कि मध्य पूर्व शांति के एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है, खास तौर से इसराइल के जो मंसूबे हैं उसे देखते हुए। मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर इसराइल काट्स के बयान की तरफ। इनके एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा, क्योंकि अब भी इसराइल का एक असैसिनेशन स्क्वाड खामेनी के पीछे लगा हुआ। आपको याद होगा, जब खामेनी ने राष्ट्र के नाम संबोधन किया था तो वो भीड़ के बीच नहीं आए थे। उन्होंने एक गुप्त ठिकाने से यह संदेश दिया था। क्यों? क्योंकि अब भी इसराइल उन्हें मारना चाहता है, और यह बात उन्होंने न्यूज चैनल्स को दिए गए इंटरव्यू में कही है। ट्रंप तो धंधा करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, मगर दूसरी तरफ इसराइल, जिस पर उनका कोई कंट्रोल नहीं है। गौर कीजिए इसराइल के मंसूबे आपके स्क्रीन पर। इसराइल के डिफेंस चीफ का दावा, खामेनी को मारने की कोशिश हुई थी। पहले बताया गया था कि इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर इसराइल काट्स ने पब्लिक ब्रॉडकास्टर कान से कहा कि अगर मौका मिलता तो इस्राएली फौज ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी की हत्या कर देते, जब ईरान के साथ 12 दिन की जंग चल रही थी। अब एक और इंटरव्यू में जो चैनल 13 को दिया गया, काट्स ने कहा कि इस्राएली एजेंट्स ने खामेनी को बहुत ढूंढा, लेकिन उन्हें ऐसा कोई ऑपरेशनल मौका नहीं मिला जिससे वो हमला कर पाते। ईरानी अफसरों ने इस बात की चेतावनी दी है कि सीज फायर के बावजूद इसराइल अब भी खामेनी को मारने की कोशिश कर सकता है। काट्स ने चैनल 13 से यह भी कहा कि उन्हें नहीं लगता कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्लांट्स को फिर से बना पाएगा, जिन्हें अमेरिका और इसराइल ने निशाना बनाया था। उन्होंने दावा किया कि तेहरान की न्यूक्लियर हथियार बनाने की क्षमता पूरी तरह खत्म कर दी गई है। हालांकि सीज फायर के बाद अपने पहले भाषण में खामेनी ने कहा कि अमेरिका के हमलों से ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। तो इसराइल के मंसूबे साफ हैं, मगर दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप बिजनेस की बात कर रहे हैं। वो ईरान की मदद करना चाहते हैं। उन्होंने यह तक कह दिया है कि भैया चीन, तुम ईरान से भी तेल खरीद लो, क्योंकि ईरान की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना है। आपको फिल्म याद है दोस्तों, गोलमाल? उसमें जॉनी लीवर को आदत होती है भूल जाने की, यानी कि थोड़ी देर पहले वो क्या कह रहे होते थे उसे भूल जाते थे, और फिर उसके बिल्कुल उलट वो कहते थे। डोनाल्ड ट्रंप के साथ वही हो रहा है। अब मैं इससे पहले कि आपको बताऊं कि ईरान को लेकर उनकी क्या योजनाएं हैं, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि उन्होंने चीन और भारत के बारे में क्या कहा। उनके शब्दों में, अब वो चीन और भारत को खोल देंगे, उनके बाजार को खोल देंगे। सबसे बड़ी बात, पहले चीन और भारत से तो पूछ लो कि वो खुलना चाहते हैं कि नहीं खुलना चाहते हैं।
ये महोदय अपने आप को दुनिया का बादशाह समझते हैं और उनके तेवर बिल्कुल उसी अंदाज में होते हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। अंग्रेजी में बयान है, जाहिर सी बात है, और उसका अनुवाद नीचे चलता रहेगा। Representative Jamieson Greer is very busy because where are you, Jamieson? Everybody wants to make a deal and have a part of it, right? I know you and Howard and Scott are working overtime, making deals with other countries. Remember a few months ago, the press was saying, do you really have anybody of any interest? Well, we just signed with China yesterday, right? Just signed with China. We have everybody. We're not going to make deals with everybody. Some we're just going to send them a letter, say, thank you very much. You're going to pay 25, 35, 45%. That's the easy way to do it. And my people don't want to do it that way. They want to do some of it, but they want to make more deals than I would do. But we're having some great deals. We have one coming up, maybe with India, very big one, where we're going to open up India. In the China deal, we're starting to open up China, things that never really could have happened. And the relationship with every country has been very good. अब मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा दोस्तों सीएनएन की इस खबर की तरफ। सीएनएन के पास इस बात की एक्सक्लूसिव जानकारी है। डिटेल्स इमर्ज ऑफ सीक्रेट डिप्लोमैटिक एफर्ट्स टू रीस्टार्ट ईरान टॉक। सरल शब्दों में कहा जाए, अमेरिका ईरान के साथ बातचीत शुरू कर रहा है और बातचीत तक बात सीमित नहीं है, ईरान को दोबारा पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है। मेरे हिसाब से इसका स्वागत किया जाना चाहिए, मगर मुद्दा वो नहीं है। जब आप एक देश की अस्मिता, उसके मान सम्मान पर लगातार हमला करते रहें और दूसरी तरफ फिर आप यह कहें कि हम धंधा शुरू कर देंगे। आपको याद है गाजा में भी क्या हुआ था। गाजा में अब तक 60,000 लोगों को इसराइल मार चुका है, यह कहा जाए बेंजामिन नेतन्याहू मार चुके हैं। और फिर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं कि हम तमाम लोगों को वहां से हटा देंगे और गाजा को एक बहुत ही आधुनिक शहर बना देंगे। यानी कि रत्ती भर भी संवेदना नहीं, रत्ती भर भी जिसे हम कहते हैं ना सिंपैथी, सहानुभूति नहीं। बहरहाल सीएनएन की रिपोर्ट क्या कहती है उस पर गौर किया जाए दोस्तों। ट्रंप प्रशासन ने इस बात पर चर्चा की है कि ईरान को करीब 30 अरब डॉलर तक की मदद दी जा सकती है ताकि वो एक सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम बना सके। इसके साथ ही पाबंदियां कम करने और ईरान के फ्रीज किए गए अरबों डॉलर के फंड्स को रिलीज करने पर भी बात हो रही है। ये सब तेहरान को फिर से बातचीत की टेबल पर लाने की कोशिश का हिस्सा है, ऐसा 4 जानकार सूत्रों ने बताया। सूत्रों का कहना है कि पिछले 2 हफ्तों में ईरान और इसराइल पर हुए मिलिट्री हमलों के बीच भी अमेरिका और मिडिल ईस्ट के अहम लोग ईरानी अधिकारियों से चुपचाप बातचीत कर रहे हैं और यह बातचीत इस हफ्ते भी जारी रहेगी जब सीज फायर डील हो गई है। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। सबसे बड़ी बात, ईरान को प्रलोभन देने की कोशिश की जा रही है, इंसेंटिव देने की कोशिश की जा रही है और इस बारे में सीएनएन क्या कहता है इस पर भी गौर किया जाए। ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों ने कहा कि इस वक्त कई तरह के प्रस्तावों पर चर्चा चल रही है। ये सारे प्लान शुरुआती स्टेज में हैं और लगातार बदल भी रहे हैं, लेकिन एक चीज बिल्कुल फाइनल है, ईरान किसी भी हालत में यूरेनियम का एनरिचमेंट नहीं करेगा, जबकि ईरान लगातार कह रहा है कि उसे यह जरूरत है। सीएनएन को 2 सूत्रों ने बताया कि कम से कम एक शुरुआती ड्राफ्ट में ईरान के लिए कई इंसेंटिव यानी फायदे शामिल हैं। इनमें से कुछ बातें पिछले शुक्रवार व्हाइट हाउस में हुई एक सीक्रेट मीटिंग में तय की गई थी जो कई घंटे तक चली। इस मीटिंग में अमेरिकी स्पेशल ऑनवॉय स्टीव विटकॉफ और गल्फ देशों के प्रतिनिधि शामिल थे। यह मीटिंग उस दिन हुई जब अमेरिका ने ईरान पर मिलिट्री स्ट्राइक की तैयारी कर ली थी। जिन शर्तों पर बातचीत चल रही है उनमें एक प्रस्ताव यह भी है कि ईरान में एक नया न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया जाए जिसमें यूरेनियम का एनरिचमेंट ना हो और यह प्रोग्राम सिर्फ सिविलियन एनर्जी के लिए हो। इस प्रोजेक्ट में 20 से 30 अरब डॉलर तक का निवेश हो सकता है, ऐसा
ट्रंप प्रशासन के अफसरों और कुछ सूत्रों ने सीएनएन को बताया। एक अधिकारी ने साफ कहा कि यह पैसा अमेरिका सीधा नहीं देगा, बल्कि कोशिश होगी कि अरब देश इसकी फंडिंग करें। ईरान के न्यूक्लियर एनर्जी प्रोजेक्ट में निवेश की बात पिछले कुछ महीने की न्यूक्लियर बातचीत में पहले भी उठ चुकी है। सबसे बड़ी बात, अमेरिका इस पूरी प्रक्रिया की मध्यस्थता ही नहीं, उसकी अगुवाई यानी लीडरशिप करना चाहता है। एक सरल सा सवाल, जब खामेनी लगातार कह रहे हैं कि हमने अमेरिका को करारा तमाचा मारा, जब खामेनी यह कह रहे हैं कि अगर अमेरिका ने एक बार फिर ईरान पर बुरी निगाह डाली तो हम तुम्हारे बेसिस को नेस्तनाबूद कर देंगे, कि इसके बावजूद ईरान इस बातचीत के लिए तैयार होगा? ये सवालात हैं और मुद्दा यह नहीं है। हो सकता है कि ईरान अपना फायदा देखते हुए इन तमाम चीजों को मान ले, मगर क्या अमेरिका का कोई कंट्रोल इस्राइल पर है, जिसका जिक्र मैंने अभी अभी किया आपके सामने? यह सवाल लाख डॉलर का सवाल है दोस्तों। अब ईरान को प्रलोभन देने के लिए दो कदमों पर विचार किया जा रहा है। पहला, ईरान पर से आर्थिक प्रतिबंध हटाए जाएंगे और दूसरा, फोर्दो न्यूक्लियर साइट को फिर से स्थापित किया जाएगा। अब इस दूसरे पहलू पर गौर कीजिए। फोर्दो न्यूक्लियर साइट को फिर से स्थापित किया जाएगा, पुनर्स्थापित किया जाएगा। यह वही फोर्दो न्यूक्लियर साइट है जिस पर अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स ने हमला किया था, और हमले से पहले जितना यूरेनियम का सामान था ईरान ने उसे ट्रांसफर कर लिया था। अब एक एक करके हम इन दोनों पहलुओं पर गौर करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्थिक प्रतिबंध हटाने को लेकर, और इसको लेकर अमेरिका चाहता है कि जो बैंक खाते थे ईरान के कई जगहों पर जिन्हें फ्रीज कर दिया गया था, उसे दोबारा अनफ्रीज किया जाए। आपके स्क्रीन पर सीएनएन को मिले ड्राफ्ट के मुताबिक दूसरे इंसेंटिव्स में यह भी शामिल है कि ईरान पर लगी कुछ पाबंदियां हटाई जा सकती हैं और उसे वो 6 अरब डॉलर इस्तेमाल करने की इजाजत दी जा सकती है जो अभी विदेशी बैंकों में फंसे हुए हैं और जिन्हें वो अपनी मर्जी से खर्च नहीं कर सकता। और दूसरी बात, जैसा मैंने बताया, फोर्दो न्यूक्लियर साइट को पुनर्स्थापित करना। और इस बारे में क्या जानकारी है, गौर किया जाए। पिछले हफ्ते एक और आइडिया सामने आया था जिस पर अभी विचार चल रहा है, और वो ये कि अमेरिका के समर्थन वाले गल्फ देशों से पैसे दिलवाकर फोर्दो न्यूक्लियर साइट को दोबारा बनाया जाए, लेकिन इस बार वहां बिना यूरेनियम एनरिचमेंट वाला प्रोग्राम शुरू किया जाए। दो सूत्रों के मुताबिक यह वही फोर्दो साइट है जिसे अमेरिका ने हाल ही में बंकर बस्टर बमों से निशाना बनाया था। हालांकि यह अभी साफ नहीं है कि ईरान खुद इस साइट का इस्तेमाल भी कर पाएगा या नहीं, और यह अभी तय नहीं है कि इस प्रस्ताव को कितना सीरियसली लिया जा रहा है। याद कीजिएगा दोस्तों, अभी कुछ ही देर पहले मैंने आपको बताया था कि व्हाइट हाउस में एक सीक्रेट मीटिंग होती है, और इसी सीक्रेट मीटिंग में इन तमाम चीजों पर चर्चा होती है। और इस सीक्रेट मीटिंग में ये शख्स होते हैं स्टीव विटकॉफ, जो कि मिडिल ईस्ट में अमेरिकन ऑनवॉय हैं, अमेरिकी प्रतिनिधि हैं, और इस पूरे कार्यक्रम को अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी काफी हद तक इन पर है। और उन्होंने अलग अलग न्यूज चैनल्स को इस बारे में क्या कहा है, इस पर गौर किया जाए। स्टीव विटकॉफ ने बुधवार को सीएनबीसी से कहा कि अमेरिका एक कॉम्प्रिहेंसिव शांति समझौता चाहता है। ट्रंप प्रशासन के एक अधिकारी ने जोर देते हुए कहा कि सारे प्रस्तावों का मकसद सिर्फ यह है कि ईरान किसी भी हालत में न्यूक्लियर हथियार न बना पाए। अमेरिका कह चुका है कि ईरान को शांतिपूर्ण सिविलियन मकसदों के लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम रखने की इजाजत हो सकती है, लेकिन वो उसमें यूरेनियम एनरिच नहीं कर सकता। इसके बजाय अमेरिका का सुझाव है कि ईरान बाहर से एनरिच किया हुआ यूरेनियम इंपोर्ट कर सकता है, यानी कि यहां पर भी धंधा, यूरेनियम का इस्तेमाल करो मगर अपना नहीं, बाहर से मंगवाओ। इस तरह से एक बिजनेसमैन का दिमाग काम करता है। आगे स्टीव विटकॉफ ने क्या कहा? विटकॉफ ने कहा कि यह मॉडल संयुक्त अरब अमीरात जैसे प्रोग्राम जैसा हो सकता है। उन्होंने सीएनबीसी से कहा, अब ईरान से हमारी बातचीत इस बात पर है कि हम तुम्हारे लिए एक बेहतर सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम कैसे बनाएं, ऐसा प्रोग्राम जिसमें एनरिचमेंट की जरूरत नहीं हो। मगर एक बार फिर वही अहम सवाल, आप ये जो तमाम प्रस्ताव रख रहे हैं जिसकी मैंने चर्चा की, इस सब का फायदा क्या जब आप सामने वाले को इज्जत ना दे सकें, उसके लोगों को मौत की घाट उतारने की इजाजत देते रहें, और इजरायली डिफेंस फोर्सेस जो अब भी लगा हुआ है खामेनी को मारने के लिए, उसका असैसिनेशन स्क्वाड सुपारी दी जा चुकी है,
और ताज्जुब नहीं होगा दोस्तों कि इस्राएल को कभी सफलता मिल जाए या उसके करीब वो पहुंच जाए, क्योंकि इस लिहाज से इजरायली डिफेंस फोर्सेस और मोसाद दुनिया की सबसे खतरनाक गुप्तचर टीमों में मानी जाती है। दुनिया भर में इन्होंने जब भी कोई बीड़ा उठाया है उससे पूरा किया है। मगर आप भी जानते हैं अगर ऐसा पूरा होता है तो मध्य पूर्व में ऐसी आंधी आएगी जिससे पूरा इलाका एक बार फिर तबाही के रास्ते पर चला जाएगा। यह एक स्वर्णिम मौका है, इसमें दो राय नहीं है दोस्तों कि मैं ट्रंप के दोहरे मापदंड पर सवाल उठा रहा हूं, वो मैं उठा रहा हूं। मगर अगर वाकई ट्रंप मध्य पूर्व में शांति ला सकते हैं, स्थायित्व ला सकते हैं, अगर वो वाकई बिजनेस के सहारे हालात को सामान्य कर सकते हैं तो मैं इसका स्वागत करूंगा। मगर प्रॉब्लम यह है कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों की समझ डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल भी नहीं है। याद कीजिएगा, उन्होंने बार बार कहा है कि जो कश्मीर समस्या है भारत और पाकिस्तान के बीच 1000 साल पुरानी समस्या है। इस व्यक्ति को यह भी नहीं पता, सबसे बड़ी बात, जिस पाकिस्तान के अबोटाबाद में उसामा बिन लादेन पाया गया, जिस पाकिस्तान से 9/11 का जो मास्टरमाइंड है वो पकड़ा गया, जो अब ग्वांटानामो बे में बंद है, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। इस सब के बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर की तारीफ कर रहे थे, जो एक जिहादी जनरल से कम नहीं है। पाकिस्तान को एक बेशकीमती एसेट बता रहे थे, दोस्त बता रहे थे। किस लिए भाई? ये दोहरे मापदंड लाते कहां से आप? जिससे पता चलता है कि डोनाल्ड ट्रंप को अंतर्राष्ट्रीय मामलों की कोई जानकारी नहीं है, इंटरनेशनल संवेदनाओं की कोई समझ नहीं है, चाहे उनके गजा पर बयान हो या अब ईरान पर जो इन्होंने नया शिगुफा छोड़ा है। और इस मंच पर उसका पूरा पोस्टमार्टम करता हूं मैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।